हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 12 जो कि डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का चैप्टर है, इसके फाइनली आज हम इसके क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। छोटे से नोट्स थे इस चैप्टर के, आप लोगों ने कवर तो कर ही लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे, है ना। छोटे से चैप्टर था, छोटे से नोट्स थे इसके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने, और खासकर मैं उन लोगों से खफा हूँ जिन्होंने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है। सैटरडे वाली वीडियो का मैंने लिंक भेजा था, किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है, इसका मतलब आप लोगों ने, हाँ तो वो एक ही है केवल, बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी है ना, उन लोगों को ये चैप्टर अब समझ में नहीं आएगा। एक ही है, हाँ। तो मैंने वही देखा कि बच्चों ने पढ़ाई करी नहीं, इसका मतलब सैटरडे को छुट्टी वाले दिन भी। चलो, मैंने तो आप लोगों के लिए बनाई उस दिन स्पेशली जल्दीबाजी में, फिर भी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन वीडियो तो भेजी थी। आके गया था, कोई नहीं था यहाँ पे। अच्छा, कितने बजे आए थे? गलत, झूठ बोल रहा हूँ। सुमित और मैं दोनों थे 9:15 बजे यहाँ पे। ये डिम लाइट जल रही थी छोटी वाली, तो फिर 9:15 नहीं हो रहे थे। और आपकी तो ये यहीं मिली थी वो तो खराब हो रखी थी उस दिन। चलो, तो ये डूब कैसे गई सर? क्या खराब कैसे हो गई? अरे वो तो बहुत पहले हो गई थी, जब वहाँ पे क्लासेस चल रही थी तब की बात है। वो तो एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ, खैर करें। एग्जाम्पल नंबर 1 आरबीडी बुक राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो पब्लिश की जाती है, पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं इसमें जहां पे भी होगा, ठीक है। आओ देखो बेटा, सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सवाल में दो चीजें गिवन है, इनकम भी और इन्वेस्टमेंट भी। बेटा पहले तो इन सवालों में क्या होगा, पहले पांचों हेड से इनकम दे रखी होंगी, उन पांचों हेड पे पांचों हेड्स के रूल लगाते हुए ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी होगी, जो उन चैप्टर के रूल्स थे उसके हिसाब से। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस होती है डिडक्शन, जो कि होती है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, है ना। वो अलग अलग सेक्शंस में सेक्शन का नाम लिखते हुए वो छूट आप लोगों को लेनी होगी, सेक्शन का नाम भी मेंशन करना होगा, यानी सेक्शन कौन सा था वो भी बताना होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये जो इनकम दे रखी है उससे निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हमें बनानी है, जैसे हेडिंग क्या डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, एक वर्ड होता है ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें केवल इनकम काउंट होती है, एक वर्ड होता है टैक्सेबल इनकम जिसमें ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस हो जाती हैं। टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, क्या नाम था उस बंदे का जिसकी निकालनी है, मिस्टर श्री राम, या जो भी मिस्टर राम, फॉर कौन से असेसमेंट ईयर के लिए, 2020-21। इस तरीके से आप इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन करोगे कि आप लोग क्या निकाल रहे हो, ठीक है। yes. देखो, अब वैसे तो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, एक बार हमें तेजी से क्या कर लेना चाहिए, सारी जो भी इनकम बता रखी हैं उनके आगे मार्क कर लेना चाहिए। अगर सैलरी है तो S लिख देंगे, हाउस प्रॉपर्टी है तो H लिख देंगे, पीजीबीपी है तो P लिख देंगे, कैपिटल गेन है तो C लिख देंगे, और अदर सोर्सेज है तो O लिख देंगे। पहले मार्क कर लेंगे ताकि जब हम सवाल करने बैठे तो ऐसा ना हो कि हमने जगह ना छोड़ी और वो चीज मिल जाए हमें तो दिक्कत आए। इनकम के टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं। बेसिक सैलरी S, डीएनएस अलाउंस S, मेडिकल अलाउंस S, कन्वेंस अलाउंस S, कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस H, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब टोटल करके दे रखा है, तो यानी कि ये कौन सी है, अदर सोर्सेज की। हो गई इनकम सारी कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इनकम नहीं होती, इन्वेस्टमेंट तो यानी हमने पैसा कहीं लगाया है जिससे छूट मिलती है। तो हमें 3 सोर्सेज से यहां पे इनकम दिख रही है बेटा। एक तो दिख रही है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी दिख रही है ना, और इसमें फिर भी 3-4 थी। दूसरी कौन सी दिख रही है हमें, इनकम अंडर द हेड, कौन सा था, हाउस प्रॉपर्टी। आप लोगों का ध्यान नहीं है आज, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके अंदर एक ही आइटम था। फिर तीसरे नंबर पे क्या था, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। चलो, सबसे पहला वर्ड क्या था बेटा, बेसिक सैलरी। बताओ कितनी थी, 1,70,000।
1,70,000। उसके बाद कितना? 6,000 पर मंथ तो नहीं था ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस याद है आप लोगों को, फुली टैक्सेबल होता है 19,000। फुली टैक्सेबल होता है ये तो, चाहे जितना भी मिला हो, हाँ पूरा फुली टैक्सेबल है ना। और कन्वेंस अलाउंस में एक्सपेंस देखना पड़ता है एक बार, पहले मिला कितना ये बताओ। रिसीव हुआ 15,000 और खर्चा कितना किया? फुल्ली यूज लिखा है, यानी कि एक्सपेंसेस जितने किए होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। कन्वेंस अलाउंस याद हो रहा है, जितना खर्चा कर लिया वो माइनस हो जाएगा, तो कितना टैक्सेबल होगा? 0। और बोलो, कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम लेट ऑफ हाउस, बस ये इतना था। चलो ठीक है, कंप्यूटेड इनकम, कंप्यूटेड वर्ड का मतलब है बेटा इनकम ऑलरेडी कैलकुलेट है, अपन को वो 30% लेस वाला टॉपिक नहीं करना, ठीक है। कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस है ना। अगर यहां पे कंप्यूटेड वर्ड नहीं होता, रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस होता, रेंट रिसीव्ड, तो वो 30% वाली डिडक्शन हमें लेनी पड़ती। कितना है बेटा? 2,15,000। नेक्स्ट बताओ क्या है? हाँ बताओ। इंटरेस्ट और ग्रॉस करके दे रखा है, अगर नहीं होता तो 100/90 करना पड़ता, 10% का ग्रॉस अप। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 15,000 हो गया सारे इनकम। बेटा ये वाली इनकम का टोटल आएगा कितना आएगा? 6 और 9 15, हंसी लगी 1 और 7 8 और 1 9, 1,95,000। मुझे श्रेया बताएगी इसको बाहर क्यों नहीं लिखा मैंने? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) माइनस होगी इसमें, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). 50,000 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1,45,000, हाँ या ना। अब हमारी सारी इनकम आ चुकी है, तो जो यहां तक का टोटल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। 5 और 5 10 और 5 15, 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7, 1 और 2 3, मैच कर लो एक बार। डन। अब हम लेस करके दिखाएंगे यहां से क्या? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। वैसे क्योंकि ये सवाल पहला ही है और पहले वाले सवाल में 80C के बाद ये सवाल दे रखा है, यानी इससे पहले जो नोट्स पढ़ाए हुए हैं चैप्टर में वो 80C के ही पढ़ाए हुए हैं, यानी इस सेक्शन में जो छूट मिलेगी वो 80C की ही मिलने वाली है इस सवाल के अंदर। लेकिन आगे तो 80C से 80U तक की सारी छूट होंगी। तो खैर वैसे जब सारी छूटें होती है तब हम छांटते हैं उन सारी डिडक्शंस में से कि कौन सी 80C की है कौन सी D की है, लेकिन ये तो पहले ही सवाल है, इससे पहले केवल 80C पढ़ाया हुआ है बुक ने, तो छांटने की जरूरत नहीं है। सारी डिडक्शन जो भी ये बोलेगा वो कौन से चैप्टर की होगी? 80C की होगी। अब एक बार आप लोग अपनी डिडक्शन के चैप्टर में 80C के जो नोट्स हैं वो निकाल के बैठ जाओ एक बार, 80C के नोट्स, ठीक है। ठीक है, मिल गए सभी को? आ जाओ। सबसे पहला जो है वो लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ, ध्यान से पढ़ेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ पे? मेजर मैरिड हैंडीकैप्ड डॉटर। कितनी बातें बोली हुई है, कह रहे मेजर यानी लड़की बड़ी है ना, अडल्ट है। मेजर के बाद क्या लिखा था? मैरिड, उसकी शादी भी करवा दी और वो हैंडीकैप भी है और बेटी भी है, यानी अपने साथ नहीं रह रही, दूसरे घर में जाके रह रही है, क्योंकि शादी करवा दी, बड़ी लड़की थी उसकी शादी करवा दी और वो हैंडीकैप भी है। उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया वो अलाउड होगा या नहीं, पहले तो ये सोचो, वो अलाउड होगा या नहीं? शादी करवा चुके हैं उसकी। नालायकों आप लोगों को डॉटर उसमें चिल्ड्रन में लिखवाया था एनी, देखो वहां पे ध्यान से, चिल्ड्रन में क्या लिखा हुआ है? एनी, यानी कुछ भी हो बच्चा अलाउड है, कुछ भी, कोई भी रीजन हो बच्चे के लिए मना नहीं कर सकती। जो LIC पॉलिसी होती है ये खुद के, वाइफ के और बच्चों के लिए अलाउड होती है, यही लिखवाया हुआ है अपन ने। और बच्चा कोई सा भी हो अलाउड होगी, कोई भी तरीके का बच्चा हो, ठीक है। तो चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, कुछ भी है तो अलाउड है। एनी लिखा हुआ है ना अपन ने, ठीक है, तो ये अलाउड होगी। पहली बात तो ये तय हो गई कि ये डिडक्शन अलाउड है। अब कितनी अलाउड है वो जरा और पढ़ते हैं।
आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि हमने प्रीमियम दिया 20,000 का, लेकिन ब्रैकेट में भी कुछ बोला हुआ है। कह रहे पॉलिसी ली कब थी? टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2014, और जो पॉलिसी ली थी वो टोटल कितने रुपए की थी? 80,000 की। बेटा एक बार फिर नोट्स पे जाओ, वहां पे मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हुई है। एक 1 अप्रैल 2013 से पहले, 12 से पहले, और एक था 12 से 13 में, 12 से पहले 20%, 12 से 13 में 10%, 13 तक था ना, और 13 के बाद कितना था? 15%। यानी ये तो 14 में ली है, इस पे कितना परसेंट अलाउड होना चाहिए? 15%। हाँ या ना? ये तो 14 में लिए ना, तो इसमें 15% अलाउड होना चाहिए। पॉलिसी कितने की थी? 80,000 की। 80,000 का 15% निकालना, 15 × 120, 12,000। जबकि प्रीमियम कितना दिया है? 20,000 का। हाँ या ना? प्रीमियम की पेमेंट कितनी हुई है? 20, लेकिन सरकार मैक्सिमम कितना अलाउ करती है? 15%, यानी कि 12,000। तो कितनी छूट मिलेगी? 12,000 मिलेगी। हाँ या ना? पक्का? निकिता नहीं आया समझ? नहीं आ रहा? बताओ क्या बताया? मैं समझ क्या था, आंखें देखती है। अच्छा तुम यहाँ पे हो भी? बताओ। अच्छा तुम ये कह रही हो कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले ये चाहिए होगा, और मुझे तो यही समझ नहीं आया। हाँ बहुत इजी है। बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस होता है फुली टैक्सेबल होता है, यानी जितना दे रखा है पूरा। ये जो कन्वेंस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस में क्या होता है? जितना आपने जेब से खर्च कर दिया आने जाने में, उतने की छूट माइनस कर लो। तो आपको मिले थे 15,000, और सवाल में लिखा है फुली खर्च हो गए, फुली कुछ बता रहे थे आप लोग, तो पूरे 15,000 रुपये माइनस हो गए। तो टोटल इनकम कितनी आई? 195। सैलरी के चैप्टर में एक बात फिक्स है कि आपकी इनकम कुछ भी हो उसमें से सीधा 50,000 रुपये माइनस कर लेते हैं। कुछ भी इनकम आए, यहाँ 165 आती तो भी, और 495 आती तो भी 50,000 माइनस होते। अब हो गया वो टॉपिक। चलो नीचे वाले पे आ जाओ। अब पहले ये बताओ, जो मैं बता रहा था वो समझ आया क्या? वो सुना ही नहीं है ना? चलो 80C का जो पहला पॉइंट है हमारा, सेक्शन 80C ही कवर हो रहा है इस पूरे सवाल में। तो पहले पॉइंट में किसके लिए प्रीमियम दिया है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मेजर मैरिड हैंडीकैप डॉटर को जो दिया है, कितना आएगा वो एक बार जरूर चेक करेंगे। 80,000 का 15% और एक्चुअली पेड यानी कि 20,000, विच एवर इज लोअर या लेस। तो कौन सा 15 × 120, 12,000 रुपए डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ या ना? ये बात समझ में आई सभी को? चलो ठीक है, पहला ही पॉइंट कितना अच्छा था इसका। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ऑल लाइफ, खुद के लिए 32,000 का दिया। पॉलिसी कब ली थी? जून 2013 में। जून 2013। मैंने आपको 1 अप्रैल 12 से पहले 20%, 12 से 13 में, यानी एक साल जो 12 से 13 वाला था उसमें 10। ये 12 से 13 की डेट है या 13 के बाद की डेट है? यानी यहां कितना परसेंट हो जाएगा? फिर से 15%। 13 के बाद की है ना? 1 अप्रैल 13 के बाद आती है जून या पहले आ जाती है जून? बाद में आती है। तो यहां पे भी यही 15% वाला। हाँ बोलो है ना? तो यहां पे भी 15 और अगले वाले में 15 लगाएंगे। LIP फॉर सेल्फ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, है ना? कितने की पॉलिसी थी मेरी? मेरी वाली भी, मेरी वाली 1.5 लाख की थी। कहां से देख रही है पता ही नहीं। 1.5 लाख की पॉलिसी थी। उसका कितना परसेंट मैक्सिमम अलाउड है? क्योंकि ये कब ली थी हमने? 1 जून 2013 को ली थी, तो ये भी 15% ही आएगा। ठीक है। और जो रियल में मैंने पेमेंट करी है, रियल कितनी पे? अच्छा रियल में 32,000 दिया है क्या? अच्छा, विच एवर इज लोअर। बताओ बेटा 15 15 225, 22,500 मैच कर लो एक बार। ठीक है, आ रहा है समझ? ऊपर वाले की डेट क्या थी वो बता दो। ठीक है, तो दोनों में 15% रहा क्योंकि 2013 के बाद की डेट है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बट नॉट पेड ऑन द लाइफ ऑफ वाइफ। यही जानबूझ के किया इसने, कह रहे बीवी का प्रीमियम क्यों चुकाऊं। आओ, कह रहा ड्यू हो गया लेकिन चुकाया नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वाइफ। हाँ, तो नॉट पेड, ये पेमेंट करा या नहीं किया इसको?
पेमेंट नहीं करी, और पेमेंट नहीं करी तो छूट मिलेगी क्या? छूट तभी मिलती है अगर पैसे दो, ठीक है, पेड बेसिस पे होती है, मैंने लिखवाया हुआ होगा नोट्स में, पेड बेसिस पे होती है। तो मैंने पता है इसका प्रिंट आउट तो निकालिए, लेकिन प्रिंट आउट में वो डार्क और वो नहीं आया होगा ना कलर, है ना, उसकी दिक्कत। तो हाईलाइट कर लेना जब चीजें जो मैंने रेड पेन से लिखी हुई हो। खैर आगे देखते हैं, आ रहा है सभी को समझ में? निकिता आप आ रहे हैं, नहीं आ रहा? नोट्स कहाँ हैं? लिखे हुए हैं, ठीक है। कहाँ थे अपन लोग? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ फादर डिपेंडेंट अपॉन राम। बेटा मेरे पिताजी मुझ पे डिपेंडेंट है, क्या लिखा है दोबारा बोलो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर, फादर जो मुझ पे डिपेंडेंट हैं। आप लोग बताओ इसका क्या करेंगे, आप लोगों से जानना चाहता हूं। वैल्यू ऑफ पॉलिसी 1 लाख। क्यों अलाउड नहीं है सागर? क्या? बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्योंकि ये फादर है, और मैंने अभी अभी आज की क्लास में बताया, खुद बीवी और बच्चे के लिए देते हो तो अलाउड है, पिताजी का आप दोगे तो अलाउड नहीं। एनी या ऑल, हाँ सारी कैटेगरी के, है ना? क्या? आओ आगे क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया, फादर का अलाउड नहीं होता। अगला है अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ। पीपीएफ तो अलाउड होता है। पांचवा पॉइंट क्या है इसमें? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितने रुपए बेटा? 70,000। ये तो पूरे के पूरे आ जाएंगे पीपीएफ वाले, तो याद है आप लोगों को? नोट्स पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम। ट्यूशन फीस पे करिए 2 बच्चों की एंड 1 सिस्टर की भी। देखो बेटा अगर यहां पहली 27,000 रुपए पे किए, कितने लोगों के लिए पे की? टोटल 3 लोगों के लिए, 2 बच्चे और 1 बहन। देखो बेटा ट्यूशन फीस अलाउड तो है, चिल्ड्रंस के लिए अलाउड है, और यहां पे ये भी नहीं लिखा कि 2 के लिए अलाउड है या 3 के लिए, 5 के लिए। अगर आपके 5 बच्चे हैं, 5 को पढ़ाओ ना, देश में पढ़ाने के लिए थोड़ी रोका है। एजुकेशन अलाउंस होता है वो 2 बच्चों के लिए होता है, लेकिन यहां जो छूट मिलती है इसमें बच्चों के लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये फीस किसकी पे की हो? अपने बच्चों की पे की हो। इसमें से एक क्या है? आपकी बहन है, उसकी छूट पिताजी को तो मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, है ना? तो ये जरा पॉइंट ध्यान से सुनना। क्या था? ट्यूशन फीस, इसको हम ट्यूशन फीस के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से? ट्यूशन फीस। देखो बेटा टोटल हमने 27,000 रुपए पे किए, ये कितने लोगों के लिए पे किए? 3 लोगों, जबकि अलाउड कितने थे? 2 अलाउड इसलिए थे क्योंकि वो बच्चे थे, वैसे तो 4 भी अलाउड हो सकते हैं। 3 के लिए पे किया तो एक बच्चे का 9,000, तो 2 बच्चों का कितना? 18,000। ये बात समझ आई या नहीं आई? पक्की बात? बिल्कुल सही, सिस्टर का हटा दिया, है ना? कह रहे बहन तो पढ़ के विदा हो जाएगी, क्या पढ़ाना उसको। आओ तो हम ये भाई की मोटी से सोल्व बनाएंगे। ट्यूशन फीस पेड, अब यहां झगड़े हो जाएंगे। ट्यूशन फीस पेड ऑन 2 चिल्ड्रन वाला हो गया। रीपेमेंट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। याद है मैंने बताया था जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो होता है लोन का, वो 24B में कवर हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल पेमेंट होती है वो इस सेक्शन में कवर होती है, हाँ या ना? जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है लोन की। तो अगला पॉइंट कौन सा है बेटा हमारा? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, है ना? रीपेमेंट, या इसको ये भी कह सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट। ये केवल कौन सी छूट मिलती है? प्रिंसिपल अमाउंट की ऑन हाउसिंग लोन। कितना? 45,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट कितना बचा अभी? हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना, याद है वो जो बेटियों के लिए SSY की स्कीम थी, उसमें कितने रुपए? 10,000, तो वो भी अलाउड है ना? वो जो तुम एग्जाम्प्ट बोल रहे हो वो अदर सोर्सेज के चैप्टर में होता है कि जब उससे इंटरेस्ट मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना से तो वो एग्जाम्प्ट होता है। पीपीएफ से इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, वो उस चैप्टर की है। ये चैप्टर डिडक्शन से रिलेटेड है, यानी माइनस होगा या नहीं होगा। तो यहां पे अगर हमने सुकन्या समृद्धि, हाँ सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डालें, कितने रुपए डाले हैं, तो वो छूट। इंटरेस्ट एक अलग टॉपिक होता है, ये वो टॉपिक है जो आपने अकाउंट में जमा करवाए हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंक ने इस पैसे पे आपको ब्याज दिया है, दो अलग अलग बात, वो एग्जाम्प्ट होता है अदर सोर्सेज के चैप्टर में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ और इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना दोनों एग्जाम्प्ट होते हैं उस चैप्टर में। ठीक है, बताओ हो गए सारे पॉइंट? अब इन सब का टोटल बाहर लिखेंगे, हाँ या ना? चलो फटाफट से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ टोटल कितना आ रहा है। 500, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 5 17, हाँ से लगी 1, 1 और 1 2 और 4 6 और 1 7 14 और 2 16 और 1 17। कर दूं बेटा माइनस, निकाल दूं टैक्सेबल इनकम,
कर दो माइनस, नहीं कर दो माइनस, माइनस करो डिडक्शन, हाँ माइनस कर दो 375 में से 177, डिडक्शन माइनस होता है। डिडक्शन ही तो थी। क्या बोलो, आंसर देख रही है। 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो ये कहती है कि आप 177,500 अगर बन भी गया है तो आपको मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1,50,000 ही मिलेगी। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम निकल के आई वो कितनी निकल आएगी, एक माइनस कर दो, 2,25,000। ये बात समझ में आई। मैक्सिमम छूट जो अलाउड है वो कितनी है, 1.5 लाख ही है। नहीं आ रहा समझ आ रहा है? किसको माइनस किया? सही तो बोल रहा था मैं देख के। 375 इनकम थी, 1.5 लाख माइनस तो डिडक्शन ही थी 177 भी। तो ये तो बोल तो रहा था 80C वाली डिडक्शन माइनस, तो 80C की तो थी 177,500। 150 वाली। तो फिर ये सब किया है कि जब वो 177 ये होती है माइनस। अगर ये 147,500 होता तो क्या करते हैं, मान लो यहाँ टोटल आता 1,47,500, आप क्या करते हैं, तो 1.5 लाख माइनस कर देता। तो वही तो मैं बोल रहा था, यहाँ पे 177 लिखने से पहले हमें रुकना होगा और ये सोचना होगा कि ये 1.5 लाख से ज़्यादा तो नहीं चले गया। अगर ये 1.5 लाख से ज़्यादा चले गया तो 1.5 लाख ही, अगर ये 147 ही आया होता तो 147 माइनस होता। आ रही है बात समझ में? तो ये था हमारा पहला सवाल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहला सवाल ऐसा था तो चैप्टर कैसा होगा, आओ समझ ही गए होंगे, है ना? आओ। सब आपकी होगी हैं मैंने क्या किया है? पहले एक क्वेश्चन है, आओ दूसरा, चलो छोटा सा करवाते हैं। एग्जाम्पल 2 निकाल लो। प्रैक्टिकल दिमाग परेशान अब आया ना सर समझ में पहला पॉइंट, है ना? प्रैक्टिकल करने के बाद हाँ, कौन सा पॉइंट? ये पूरा 80C। हाँ, एग्जाम्पल 2 खोल लो बेटा, ये रहा। मिस्टर अमरनाथ हैज कंप्यूटेड हिज ग्रॉस टोटल इनकम। चलो एक काम तो आसान हो गया तुम्हारे लिए तो बेटा। कह रहे कंप्यूटेड ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 5,60,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विच इंक्लूड्स 4,70,000 ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कह रहे ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, ये सवाल में बताई हुई है। कह रहे हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी सैलरी का चैप्टर तो नहीं है ना, ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो कितनी बताई हुई है, 5,60,000। कह रहे इसमें इंक्लूडिंग यानी इसमें शामिल है, इस 5,60 में काउंट हो रखा है क्या, बताने एक बार। हाँ कितना, 112 ए वाला ना, 4,70,000। 70,000 कह रहे हैं जो 5,60,000 की इनकम काउंट हुई होगी उसमें अलग अलग चीजें जुड़ी होंगी। कह रहे हैं उनमें से एक आइटम क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था 470 का। यानी बाकी 90,000 क्या रहे होंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि हाँ एक आइटम इनमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था कितने रुपए का, 90,000 रुपए का, 470 का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता क्या रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 470 का है, 560 की टोटल इनकम है। अब 90,000 रुपए कोई भी दूसरी इनकम हो सकती थी, हमें नहीं पता। क्या आप लोगों को याद है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नोट्स लिखे थे तो क्या था, आपके पास नोट्स वाली बुक है? फटाफट हाँ बोलो 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 सर। एक तो वो जब तब लोग जल्दी से निकालो। शेयर कंसीडरेशन आती है, 3 कंडीशन। हाँ चलो, उसमें से माइनस करते हैं। एक तो वो ठीक से याद नहीं है आप लोगों को, एक बार फटाफट से नोट्स निकालो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले। और कॉस्ट ऑफ वो ट्रांसफर। आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हो, मैं सेक्शन 112A की बात कर रहा हूं। सेक्शन 112A जो शेयर, जो इन पे लगता था शेयर्स वगैरह पे, 1 साल से ज्यादा की होल्डिंग हो, 1 फरवरी 2018 वाला, नहीं याद आ रहा? 1 फरवरी 2018 से पहले के खरीदे हुए हो, लॉन्ग टर्म गेन हुआ हो। वो एफएमबी वो फेयर मार्केट में हाँ कंपेयर करते हैं। हाँ, निकालो एक बार जल्दी से निकालो नोट्स। नोट्स नहीं है, जिनके पास हैं वो निकालो 112A के नोट्स जल्दी से। हे भगवान क्या होगा, दो कॉपी दो, कॉपी दो जल्दी से, दिखाऊं सबको। 112 वाला कहाँ है, कहाँ है खुला लग रहा? 112A बेटा, सेक्शन 112A। हाँ उसको मिल गया शायद, ये इसको मिल गया, ये लो
आप लोगों को सेक्शन 112 इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन था उस चैप्टर का, वो याद नहीं है? याद है सर, पूछना इधर पूछ रहा आप। हाँ बता दो तो, इधर पूछो। कैसी बात कर रहे हो सर? ये देखो सेक्शन 112 होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। वही बोलेंगे लेटर निकला मेरी तरह। अरे नहीं, लेटर तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। कैपिटल गेन एक्वायर्ड, ये देखो नहीं, बोनस शेयर नहीं कहेंगे, ये रहा 112 है। विल बी एप्लीकेबल किस पे होता है बेटा? कहाँ बनाया तुमने ये तो भगवान जी का होगा सर। स्टॉक इज सोल्ड, से पूछो ना। मैं बैठा हूं इससे आगे है अभी भी नहीं आया, 112 है। चलो मैं ही बताता हूँ, छोड़ो। 112 एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती। छोड़ो, आप लोगों को मिलना तो है नहीं, ठीक है? ऐसे मैं क्लास में बैठा हूं और आप ऊपर लेफ्ट में इधर पूछो। हाँ, STT वाज पेड 31 जनवरी 18, ये वाला है, बिल्कुल सही। इसमें मैंने वो पॉइंट लिखवाया नहीं लिखवाया? मेरे होते हुए कैसे परेशान होते हो सर? ये देखो इधर है, इधर से चालू है 112। चलो ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि होता है कब? जब आपने 31 जनवरी 18 से पहले वाले खरीदे हो, STT पे किया हो। इस टॉपिक में इस टॉपिक में एक और लाइन थी जो शायद मैंने नहीं लिखवाई होगी। 80C की छूट जो होती है या किसी भी डिडक्शन की छूट जो होती है वो इस वाले कैपिटल गेन में से माइनस नहीं हो सकती, यानी LTCG में से माइनस नहीं होती। मैं आपको ये समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, सुनो। बिल्कुल सही, ये 4,70,000 सरकार को एज इट इज चाहिए। कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं, अच्छा सुनो, डिडक्शन का चैप्टर जब शुरू हुआ था तो क्या मैंने उसमें लिखवाया था कि कुछ इनकम ऐसी हैं जिनमें से डिडक्शन माइनस नहीं होती? जैसे कि लॉटरी वगैरह की इनकम सरकार उन पर छूट नहीं देती, सरकार को टैक्स लेना ही लेना है। जहां चैप्टर बिल्कुल चालू किया था, एक बार दिखाना नोट्स। ये चैप्टर चालू किया था जब? नहीं लिखवाया सर आपने। नहीं लिखवाई बातें? नहीं लिखवाया। हाँ नहीं लिखवाया, बिल्कुल सही, आपकी गलती नहीं है, मैंने नहीं लिखवाया। बेटा कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिन पे सरकार बिल्कुल मना ही कर देती है, कह रही इस पे तो कोई भी डिडक्शन लेना चाहो हम नहीं देंगे। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इस पे छूट नहीं मिलती। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉटरी या वो वाली जो इनकम आती है 30% के रेट से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल होती है, उस पे भी आप लोगों को कोई छूट नहीं मिलती है। चाहे आपने इन्वेस्ट किया है पैसा तो भी छूट नहीं मिलेगी। यानी इस सवाल में अगर हम बात करें तो 5,60,000 पे हमें छूट मिलेगी या केवल 90,000 रुपए पे छूट मिल सकती है? कितने रुपए पे छूट मिल सकती है? 470 पे तो छूट मिल नहीं सकती, क्योंकि एक स्पेशल सेक्शन है जिससे कंप्यूट करी हुई इनकम पे कोई भी छूट अलाउड नहीं है। तो 5,60,000 में से 4,70,000 पे तो छूट मिलेगी नहीं। छूट जो मिलेगी वो कितने पे मिल सकती है? अब सवाल सुनेंगे, अब समझ में भी आ जाएगा सवाल। आ जाओ पढ़ो, आगे लिखा है ही पेड 1,20,000 एज प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिज ऑन लाइफ। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस होती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, हाँ या ना? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और मैंने क्या किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है किसके लिए? खुद के लिए। कितने रुपए का पे किया है बताओगे? 1,20,000। मैं यहां 1,20,000 लिखना चाहता हूं लेकिन 1.5 लाख से कम है, फिर भी नहीं लिख पा रहा। 1.5 लाख तक तो अलाउड ही है, ये 1.5 लाख से कम है, हाँ या ना? फिर भी नहीं लिख पा रहा। कोई कारण समझाओगे क्यों? कहते हैं कि सर आप 470 पे तो नो डिडक्शन अलाउड, हाँ या ना? कह रहे 470 पे तो डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, तो डिडक्शन अलाउड कितने पे होगी? डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली ऑन 5,60,000 माइनस 4,70,000, यानी जो मेरी इनकम 90,000 की है मैं उतना ही तो छूट ले पाऊंगा। 90 में से 1,20 माइनस हो सकता है क्या? यानी 1,20 नहीं आएगा, कितना जाएगा? 90,000 माइनस होगा। तो जो मेरी टैक्सेबल इनकम आएगी वो कितनी हो जाएगी? कितनी? 4 लाख। आप लोगों को अभी भी समझ तो नहीं आया होगा। एक बार ओरली बात करते हैं। ओरली पहली बात तो सर आप इनकम को 2 हिस्सों में तोड़ दो। एक तो ऐसी इनकम जिसपे छूट मिल सकती है और एक ऐसी इनकम जिसपे छूट नहीं मिल सकती है। तो मेरी इस साल इनकम कितनी थी? 560। 4,70,000 पे तो सर छूट मिल ही नहीं पाएगी, इसको मत बात करो अभी। बाकी कितनी बची? 90,000। सर इस पे आप छूट ले सकते हो, तो मैंने थोड़ी देर के लिए लिख लिया इनकम कितनी है मेरी? 90,000। अब मैं लेस कर रहा हूं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि कितनी है?
1,20,000। क्या मैं 90,000 में से 1,20,000 माइनस कर सकता हूं डिडक्शन के? सरकार से बोलूंगा सर 30,000 ज्यादा जमा करा दिया, आप वापस दे दो, नहीं ना। तो 90,000 में से मैक्सिमम कितना कर पाऊंगा? 90 ही कर पाऊंगा। इसलिए मैक्सिमम डिडक्शन जो हमने लिए वो कितनी ली है? 90। अब ये बात समझ में आ गई। सवाल बहुत छोटा सा था, इसमें पॉइंट समझाने का ये था कि जो डिडक्शन मिलेगी वो केवल उसी पार्ट में से मिलेगी जितना पार्ट अलाउड था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए वैल्यू चेंज करता हूं। यहां 5,60 की बजाय अगर 6,60 लिखा होता, कितना लिखा होता? 6,60,000। तब बताओ कितनी डिडक्शन अलाउड होती? बाकी सवाल सेम है। अगर यहाँ 6,60,000 लिखा होता तो कितनी डिडक्शन अलाउड होती? सर हो जाती सर 70, मतलब 4,70,190 होता वो। गर्ल्स भी बोल सकती हैं, ऐसा नहीं है, देश में आप लोगों को भी आजादी है बोलने की। माइनस हो जाती है, 70,000 माइनस होता फिर बाद में। यहाँ पे कितना आता डिडक्शन? यहाँ डिडक्शन कितना आता? डिडक्शन 1,20,000। श्रेया, हाँ यस सर, 1,90,000 की डिडक्शन आती है यहाँ पे। ठीक है, तुम बताओ। 1,20,000। सर 1.5 लाख आती है, 170 बचता वहाँ पे। एक यहाँ पे 1.5 लाख लिखता। हाँ श्रेया तुम रह गई। अब तुम तो 3 बार आंसर बदल गई हो। सर 1.5 लाख ही आता सर यहाँ पे। नहीं समझ आ रहा? आओ, थोड़ा मनगढ़ंत सवाल है, आराम से समझते हैं। 6,60,000 की इनकम है। दो तरह की इनकम टुकड़े कर देते हैं, एक तो नॉट अलाउड यानी कि 470, और एक अलाउड। अलाउड का मतलब कितना हो गया? 190। अब इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C माइनस होगा। 80C में कितना माइनस करना है? मैंने पेमेंट कितनी करी है प्रीमियम की? 1,20। 1,20 माइनस हो सकती है या नहीं हो सकती? तो यहाँ 1,20 ही तो आएगी। तो सर मैंने क्या बोलोगे? दो लोगों ने सही बोला था। मैंने मना कब किया कि तुमने गलत बोला? मैंने गलत भी तो नहीं बताया। आ रही बात समझ? तो यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,20। जो बच्चे देखेंगे उनको लगेगा आ रही बात समझ? 1.5 तो मैक्सिमम है। अरे जो कम होगा बेचारा स्लैश दोनों। 1.5 तो मैक्सिमम अलाउड है। अच्छा, यहाँ पे बोला तो था मैंने, अगर यहाँ पे 1,47 होता तो बाहर कितना माइनस होता? 147। तो उसी तरह जब 1,20 है तो 1,20 ही तो माइनस होगा, 1.5 क्यों होगा? मैंने इन्वेस्ट अगर 1,20 किया है तो सरकार 1.5 लाख की छूट क्यों देगी? आ रही बात समझ? कॉन्सेप्ट छोड़ दिए। छेड़ू सवाल को और थोड़ा सा छेड़ दूं? छेड़ दो। ठीक है, चलो देखते हैं कितना सीखें। 6,60 की इनकम नहीं है, इनकम है 6,20 की। कितने की है? 6,20 की। 6,20 की। अब बताओ यहाँ पे कितना माइनस होगा? फिर भी 1,20 ही होगा। हाँ। 1.5 लाख आ जाएगा वहाँ पे, 1,20 ही होगा। 1,20 ही होगा फिर भी। क्लियर है? कितना खेल लो समझ चलो, में आ गया। अगर मैंने पेमेंट, सवाल यही है, और अगर मैंने पेमेंट यहाँ पे 1,80,000 की करी, सॉरी कितना था? ये 6,20 है, इसको 6,70 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 6,70 कर देते हैं। यहाँ मैंने है ना 1,80 की पेमेंट करी थी। मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वो 1,80 का था। तो बताओ यहाँ पे कितना माइनस होगा? इतनी तेज, तुम बताओ। 1,80। अब बताओ कितना अलाउड होगा? 1,80। बोलो। हाँ, 120 तो रहा ही नहीं। मैंने पेमेंट 1,80 करी है, 120 के बजाय वहां पे 180 लिखा हुआ है। सवाल चेंज हो चुका है, 180 लिखा हुआ है वहां पे, 180। 1.5 लाख। बिल्कुल सही जवाब। इतनी तेज बोला है ना, इतनी तेज चांटा पड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने का। नालायक 80C में 1.5 लाख से ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। और एक का सुन के बाकी लोग अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं। भाई 670, 470, 2 लाख की ही हो गई। अब 2 लाख में से 1,80 माइनस करने का मन तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार रोक देती है, कहती है कितना करो? 1.5 लाख करो। है ना? इतना तेज। पहले तो जवाब ही नहीं देना, और जब देना है तो बिना सोचे, है ना? चलो, आया सबको समझ में? चलो तेजी से एक सवाल और देख लेते हैं। कोई ये आ गया ना समझ? यहां मिटा देता हूं ये, और बाकी तो सब क्लियर है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर, अरे ये वाले करवाऊं क्या? एग्जाम्पल 3 आ गया, और डॉक्टर रमेश मित्तल वाला मिल गया। बड़ा सवाल है, छोटा करवा दूं? तो अगले पे आ जाओ, एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। वैसे भी ज़्यादा जरूरी नहीं है छोटे वाले, जब चैप्टर के मिसलेनियस आ जाएंगे ना, सारे सेक्शंस के मिला के वाले, वो देख लेंगे। ये छोटे पुटे ज़्यादा सवाल देखेंगे नहीं, वो बात अलग है। 80C इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा था, 80C D ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं सीधा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ। कहाँ है?
डॉक्टर संगीता गुप्ता इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड लेडी, हर बिजनेस इनकम इज 9 लाख एंड अदर इनकम इज 2 लाख। यानी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लें, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, वो हेडिंग डाल दोगे डॉक्टर संगीता, असेसमेंट ईयर ये वो डाल दोगे ना सब, ठीक है चलो, हाँ वैसे ही बिल्कुल सही। तो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी कितनी दे रखी है कैलकुलेट करके? हाँ 9 लाख। और उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है इसकी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज कितना? 2 लाख। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई? 11 लाख, ठीक है। अब डिडक्शंस की बात आएगी, आओ जरा सुनते हैं क्या लिखा था सवाल में। शी कॉन्ट्रीब्यूट्स, यानी वो पैसे लगाती है 20,000 पर मंथ टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम। चलो बेटा एनपीएस में पैसा डालती है, कितना डालती है वो? 20,000 पर मंथ डालती है, ठीक है। और इसके अलावा शी डिपॉजिटेड 20,000 इन पीपीएफ। बेटा नेशनल पेंशन स्कीम का सेक्शन कौन सा, एक बार चेक करो, जब नोट्स लिखे थे अपन लोगों ने चैप्टर शुरुआत में मिल जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एक नोट्स होगा, सीसीडी करके कुछ होगा। हाँ सीसीडी के आगे भी कुछ होगा या केवल सीसीडी है? केवल सीसीडी है ना, 1A 1B वगैरह कुछ नहीं ना, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम 80 सीसीडी। तो यहां हम लेस करेंगे डिडक्शंस, तो हम सबसे पहले डिडक्शन माइनस कर देते हैं, 80C वाली लिख लेते हैं, 80 सीसीडी बाद में डिस्कस कर लेंगे। 80C वाले में इसने दे रखा है कि शी डिपॉजिटेड 20,000 इन पीपीएफ, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमने कितने रुपए जमा कराए? 20,000। उसके अलावा और क्या बेटा? 5,000 इन नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। हाँ बेटा नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC भी चेक करो कौन से नोट्स में था, ये सीसीडी वाले टॉपिक्स में चेक करो नोट्स खोल के। सीसीडी वाले जो टॉपिक्स थे ना, एक एन्युटी प्लान्स करके थे उसमें, LIC का एन्युटी प्लान सीसीडी 1 में था, किस में था? 80C के चेक करो बेटा, सी वाली जो कैटेगरी थी, ट्रिपल सी में था। Contribution to National Pension Fund invested in funds of section 23AA(b) में नोट पेंशन LIC वाले में ना, एक बार मेरे को नोट्स दिखा दो जो मेरे नोट्स बनवाए हुए हैं, मेरे को नोट्स दिखा दो मेरे वाले। 80CCC में हाँ देखो, एक तो था नेशनल पेंशन फंड, वो तो 80CCC था, ठीक है। और इसने पैसा कहां कहां लगाया है? एक तो ऊपर लगाया था नेशनल पेंशन स्कीम में, यानी ये तो सेक्शन लगेगा अपना कौन सा? 80CCC वाला, ठीक है। कितने रुपए डाले थे उसमें उसने? 20,000 पर मंथ डाले थे। तो 80CCD 1 पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कितना होता है? 10% ऑफ सैलरी या 20% ऑफ GTI। चलो आओ, और किस में पैसा लगाया उसने? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, और नोट एन्युटी प्लान ऑफ LIC में डाला था। एन्युटी प्लान ऑफ LIC ये किस में आ रहा है? 80C में आ रहा है। एन्युटी प्लान ऑफ LIC 80C में 5th पॉइंट, बिल्कुल एन्युटी प्लान ऑफ LIC, ठीक है। तो पहले तो यही डाल दो, एन्युटी प्लान ऑफ LIC कितना था? 5,000, हाँ या ना? तो ये तो टोटल कितना हो गया? 80C वाले में तो कितना हो गया? अब वो वाला टॉपिक बात करते हैं जो इससे पहले लिखा था 20,000 पर मंथ वाला। 20,000 पर मंथ उसने डाले नेशनल पेंशन स्कीम में, हाँ या ना? गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम में जब पैसा डालते हैं तो कौन से सेक्शन में छूट मिलती है? 80CCD 80CCC में। 80CCC मुझे दिख नहीं रहा, नेशनल पेंशन फंड पता नहीं, कुछ आगे पीछे उतारे हुए हैं शायद तुमने, है ना बेटा? अच्छा हाँ, डी के बाद मैंने CCC पढ़ाया था, 80CCC, ठीक है। तो उसने 80CCC में नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाला, कितना डाला उसने? 20,000 पर मंथ डाला, यानी कि 20,000 इंटू 12 कितना होना चाहिए? 2,40,000। लेकिन इसमें अगर हम गवर्नमेंट जॉब में है तो सैलरी का 10% अलाउड है, और जॉब में नहीं है दूसरे लोग हैं तो GTI का 20% अलाउड है। यानी कि इसको कंपेयर करेंगे किससे? 20% ऑफ GTI से। GTI कितनी थी? 11 लाख, यानी कि 2,20,000।
इन दोनों को कंपेयर करेंगे, छूट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 20% तक मिलेगी, यानी कि कितनी मिल जाएगी? 2,20,000, हाँ या ना? अब इन दोनों की छूट टोटल मिला के जो होगी, ठीक है, 80CCC, हाँ, अब दोनों की छूट टोटल मिला के जो होगी वो कितनी होगी? 1.5 लाख। भाई 80C समझ में आ गया? 25, 80CCC समझ लो पहले। नेशनल पेंशन स्कीम में आपने कितना डाला? 240। सरकार कहती है कि अगर आप सैलरी में हो तो 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करो, और अगर सैलरी में नहीं हो तो जीटीआई के 20% से कंपेयर करो। तो हमने इसको जीटीआई के 20% से कंपेयर किया, यानी 2,20,000 से। तो हमें छूट कितनी मिल जाएगी? 240 मिलेगी या बस 220 ही मिलेगी? 220। अब हमने एक सेक्शन 80CCE पढ़ा था, क्या कि 80CCE में लिखा था इसका और एक और सेक्शन का टोटल, ये 3 सेक्शंस के टोटल मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकते। शुरुआत में पढ़ लिया था जहां 80C पढ़ा था हम लोगों ने। अब 25 और 1 220 जोड़ूं, 25 और 220 को जोड़ूं, ठीक है, तो टोटल बाहर कितना जाना चाहिए? 2,45,000, ठीक है। लेकिन 80CCE हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि बाहर केवल कितने रुपए ले जा सकते हैं हम लोग? 1.5 लाख रुपए। ये बात समझ आई या नहीं आई? आ गई? पक्का? अब एक सेक्शन और पढ़ा था हमने, CCD 1B, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। इसमें लिखा था कि अलग से हमें 50,000 रुपए की डिडक्शन और मिल जाती है, ठीक है। 80CCD 1B एक और सेक्शन, इसी के लिए एक और सेक्शन 80CCD 1B। इसमें हमें छूट कितनी मिलती है? जितने पैसे हमने डाले या 50,000, दोनों में से जो भी कम हो। तो यानी कि यहां पे 2,40,000 को कंपेयर करोगे किससे? 50,000 से, और दोनों में से जो भी कम हो वो डिडक्शन बाहर जाके अलग से मिल जाएगी, हाँ या ना? अब ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 11 लाख में से 2 लाख गए तो टैक्सेबल इनकम जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9 लाख। इसमें आपने एक चीज और लिखा कि अबव 1.5 लाख, इसका क्या मतलब है? ये 1.5 लाख के अलावा है ये छूट। उस दिन भी यही बात हुई थी, शायद किसी ने पूछा था कि ये छूट क्या 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होगी? ये 50,000 वाली ये छूट है? नहीं, ये 1.5 लाख के भी ऊपर मिलेगी, यानी 1.5 लाख से के अलावा छूट मिल जाएगी। ये 1.5 लाख के अंदर काउंट नहीं होगा CCD 1B वाला, ठीक है। आ रही है बस समझ? तो बेटा इसमें आपने क्या क्या सीखा इस सेक्शन में? एक तो सेक्शंस याद रख लेना थोड़े से, मुझे तो खुद को सेक्शन याद नहीं है, खासकर ये वाले याद नहीं है, बस CCD वगैरह वाले, ATD वगैरह वो सब तो याद रहते हैं, ATG वगैरह, ये सेक्शन ध्यान से देख लेना। पहली बात तो LIC की जो एन्युटी प्लान में डाला था वो 80C में कवर हो गया। 80C की टोटल वैल्यू निकली 25,000, 1.5 लाख तक की तो लिमिट होती है, कोई दिक्कत नहीं आई क्या? कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा कि हमने एक नेशनल पेंशन स्कीम में डाले हैं 20,000 पर मंथ, जिसका टोटल होता है 2,40,000। सरकार कहती है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है या सैलरी से नहीं है अगर आपकी इनकम, तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम के 20% तक ही इसमें छूट ले सकते हो, यानी कि 11 लाख का 20% 2,20,000 को 2,40,000 से कंपेयर किया तो छूट कितनी मिली? 2,20,000 की ही मिली। अब मुद्दा आया कि सर 2,20,000 की छूट ये मिलनी है और 25 की ये मिलनी है, यानी सेक्शन 80C और 80CCC को कंबाइंड कर दूं तो टोटल छूट कितनी मिलनी चाहिए? 245। लेकिन सेक्शन 80CCE हमें रोकता है 3 अलग अलग सेक्शंस की डिडक्शन लेने से। वो कहता है कि 3 अलग अलग सेक्शन का डिडक्शन का टोटल भी मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 1.5 लाख पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर हमें एक स्पेशल डिडक्शन अलाउड है, ये नेशनल पेंशन स्कीम वाले के लिए ही एक अलग से डिडक्शन अलाउड है, वॉलंटरी, क्योंकि हम अपनी इच्छा से जमा करा रहे हैं, हमारे बॉस ने तो करवाया नहीं, हमारी इच्छा से हमने पैसा जमा कराया है। तो जितना हमने जमा करवाया उसे 50,000 से कंपेयर करो, दोनों में से जो भी छोटी रकम हो वो यहां पे डिडक्शन अलग से ले लो। तो अब हमारा ये सवाल भी हो गया। आ रहा है समझ? तो आप लोग क्या है सेक्शंस को धीरे धीरे याद करो। मैं एक बार देखता हूं कि आगे के सवाल को देने लायक है क्या। ये कौन सा था? ये 4th था, ठीक है। क्या नहीं, एक बार होमवर्क के लिए देख लेता हूं अगर कुछ मिलता है तो। पहले दिन होमवर्क ये तो कर रहे हैं पहले घर पे रिवीजन। तो सर हाँ बोलो। सर नेशनल पेंशन स्कीम वाला जो है, चलो ठीक है, अभी होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में। CCD 1 में है ना, या आपने ये सैलरी वाला बताया ना आपने, एक तो सैलरी और एक अदर वाला। हाँ। तो CCD 1 में वन ऊपर वाला ये 220 और ये 245 वाला लिखा है ना आपने। हाँ ये तो CCD 1 हाँ, तो CCC में नहीं है, CCC तुम बुला रहे थे इसको, वही मैं देख रहा था। तो वो है
नेशनल पेंशन फंड में है वो। पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल पेंशन स्कीम ही बोलते हैं। ये 80cc नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, CCD 1 लगेगा इसमें। CCD 1? हाँ, और 1 के साथ जब 1 होता है तभी 1B आता है। 1 है इसीलिए 1B भी आया है, 1 का जुड़वा भाई है 1B। हाँ, CCC के अंदर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन फंड है, जो कि इन्वेस्टमेंट इन फंड ऑफ सेक्शन 10 पेंशन रिसीव फ्रॉम एनुइटी इज। अच्छा, ये दूसरा है, ये अलग है। ये जो 80cd 1 है ना, आप इसी के आगे चाहे तो और लिख लो ब्रैकेट में, नेशनल पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? NPS। जो आपने लिखा हुआ ना सेक्शन 80cd 1, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल। हाँ, इसी के ब्रैकेट में NPS भी लिख लो आप लोग। NPS CCC वाले के अंदर क्या होंगी? कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन फंड मिलेगा वहां पे आपको। फिर ये मुझे यहाँ डाउट हो रहा है कि ये वर्ड भी तो वही हो गया। और क्या, बस बात वही पड़ी, तो उसमें कैसे जाएगा सर? मैं देख के बताऊंगा आपको। 80CCC का, लेकिन CCD 1 में तो आप लिख दो ब्रैकेट में NPS। CCD 1 में तो NPS लिख दो। मैं आपको CCC को जरा और चेक करके बताऊंगा एक बार, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।